सारा पिछले 2 साल से अपने शौहर शर्जील और एक बेटी सुहाना के साथ कनाडा में रह रही हैं। 3 महीने पहले तक सारा और शर्जील दोनों मियाँ-बीवी जॉब करते थे। 3 साल की उनकी जो बेटी है सुहाना, उसको डे केयर में भेजते हैं। ये ट्रू स्टोरी आपके लिए मैं इसी सीरीज़ ऑफ वीडियो के सिलसिले में लाया हूँ, जो मैंने मूविंग बैक फ्रॉम कनाडा टू पाकिस्तान का शुरू किया हुआ है। क्योंकि आप जो आज कहानी सुनने वाले हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कनाडा में रहने वाले लोगों की क्या मुश्किलात हैं। ये जो कहानी मैं आपको आज सुना रहा हूँ, ये सारा ने खुद मुझे बताई इंस्टाग्राम पर। कहती हैं कि लाइफ इन कनाडा इज़ गुड अंटिल इट्स नॉट। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तो उनका कहने का मकसद ये था कि बिलाल भाई, आप जो इन दिनों वीडियोस बना रहे हैं कि लोगों को एक ट्रू पर्सपेक्टिव दे रहे हैं लाइफ आउटसाइड पाकिस्तान, जो यूरोपी और मगरबी ममालिक में होती है लोगों की, तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग समझते हैं कि यहाँ की ज़िंदगी बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई फैमिली डिसाइड करती है मूव बैक करने का पाकिस्तान को, तो उनके पास रियली एक रीज़न है, जैसे कि हमारे पास रीज़न है। तो मैंने कहा कि अगर आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सारा ने कहा कि यस, और प्लीज़ फ़ील फ्री अगर आप अपने व्लॉग में भी शेयर करना चाहें, क्योंकि मेरी जो कहानी है, जो मुझ पर बीता है, मैं चाहती हूँ कि लोग अगर समझ सकें तो बहुत अच्छा होगा, और हो सकता है किसी और की रहनुमाई हो जाए। तो मैंने कहा हुआ क्या? तो कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, शर्जील की भी बहुत अच्छी जॉब थी और मेरी भी बहुत अच्छी जॉब थी। मतलब आई यूज्ड टू मेक कह लें कि हाफ़ ऑफ व्हाट शर्जील डिड। इन टोटल हमारे तकरीबन $7,000 आफ्टर टैक्सेस आ जाते थे। मुझे लगता था कि ज़िंदगी ऐसे ही ज़बरदस्त चलती रहेगी। बेटी को हमने डे केयर में डाला हुआ, और हम बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे। इतना घूमने फिरने की आदी हो गई थी मेरी बेटी कि रात को 8 बजे खुद ही वो शूज़ पहन लेती थी और दरवाज़े की तरफ चलती थी, और हमें देख के कहती थी, "मामा, बाबा, आर यू नॉट रेडी येट?" मतलब, "मियाँ अब्बू, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हमारे जाने का वक़्त हो गया।" मतलब कहती हैं कि हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसे था कि रोज़ाना का तय हुआ था कि हमने बाहर ही खाना है। अगर रोज़ ना भी हो, तब एवरी अदर डे, मतलब ऑल्टरनेट डेज़ पर तो हम लाज़मी बाहर खाते ही थे। और जिस रोज़ कभी घर खाने का इत्तेफ़ाक हो भी जाए, वो भी हम लोग डील्स ही मँगवाते थे, बिकॉज़ जॉब करके आके ना मेरे अंदर एनर्जी होती थी, और शर्जील तो वैसे ही बहुत थके हारे आते थे, तो हम लोग रेडीमेड पर ही गुज़ारा करते थे। गुज़ारा क्या, मतलब मज़े करते थे। एंड एवरीथिंग वाज़ गोइंग सो नाइस एंड स्मूथ, और सबके साथ अच्छे रिलेशंस और हँसना, और बहुत ज़्यादा लाइट गुफ्तगू होती थी। एवरी डे फेल्ट लाइक द बेस्ट डे। मैंने पूछा कि आपकी जॉब थी क्या? कहती हैं कि मैं एक डेंटल क्लिनिक के साथ अपॉइंटमेंट सेटर थी। मतलब क्लाइंट्स जो आते थे, उनको ये देखना कि डॉक्टर किस दिन अवेलेबल होगा, कौन से क्लाइंट के लिए जिस किस्म की सर्जरी है वो करने वाला डॉक्टर कब अवेलेबल है। फिर जब अपॉइंटमेंट का दिन करीब आता था तो उनको रिमाइंडर देती थी मैं। डॉक्टर्स का भी मैं शेड्यूल देखती थी, अपॉइंटमेंट्स जो लाइन्ड अप होती थी उसके हिसाब से, किस कमरे में कौन-सी सर्जरी होगी, तो ये चीज़ें देखना मेरा काम होता था। फिर कभी-कभार 11th आवर पे क्लाइंट्स कहते थे कि हम आ नहीं सकते, तो उसके लिए अगर हमने उनको कुछ चार्ज करना है बिकॉज़ ऑफ नो प्रायर नोटिस, या किसी और क्लाइंट को हम पहले ला सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास स्लॉट अवेलेबल है। तो मैंने कहा, इस किस्म के काम के लिए आपको कुछ पढ़ना तो नहीं पड़ा होगा कनाडा से? कहती है, नहीं, नहीं, इसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। बस ये है कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग और समझने की जो स्किल है, दैट वाज़ वेरी रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट, तो वो मेरी अच्छी है। तो मुझे ये काम आसानी से समझ भी आ गया था। शुरू में 1 हफ़्ता बस मुश्किल थी, लेकिन बहुत आसानी से मैं ये काम सीख गई थी। तो मैंने कहा कि कितने अरसे से आप ये जॉब कर रही थीं? कहती हैं कि मैंने 1.5 साल ये जॉब की है। 3 महीने से मैं जॉबलेस हूँ। तो मैंने पूछा, वो कैसे? हुआ क्या? अच्छी भली आपकी जॉब चल रही थी, फिर क्या हुआ अचानक? कहती हैं, बस जो हुआ वो इतना आनन-फानन हुआ कि मैं खुद भी समझ नहीं सकी कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने कहा, हुआ क्या? कहती हैं कि मुझे लगता था कि जॉब इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन अब से एग्ज़ैक्टली 4 महीने पहले कंपनी ने एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर
इनकॉर्पोरेट किया अपने वर्क सेटअप में, जिसकी वजह से जो काम मैं करती थी वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली, जल्दी और एक्यूरेसी के साथ होने लग पड़ा यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर। जो अपॉइंटमेंट्स आती थी वो कैलेंडर पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाती थी। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स को अहेड ऑफ टाइम रिमाइंडर भेज देता था। क्लाइंट्स अगर डिस्क्रिप्टिव जवाब देते थे कि आ सकते हैं या किसी काम में मसरूफ़ हैं, तो सॉफ्टवेयर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिकली उनकी डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज को शॉर्ट एंड ब्रीफ यस या नो बनाकर सिस्टम में फीड कर देता था, जिससे पता चल जाता था कि जिस रोज़ अपॉइंटमेंट सेट है क्लाइंट आएगा या नहीं आएगा, तो हम किसी दूसरे को बताएं, और वो दूसरे को भी हमें नहीं बताना पड़ता था, वो भी सॉफ्टवेयर खुद ही ऑटोमेटिकली कॉल डायल कर देता था। मतलब जो मेरी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनमें से 80% उस सॉफ्टवेयर ने संभाल ली। मैं और मेरी साथी कोलीग्स बड़ी खुश हो रही थी कि अब तो हमारा काम इतना आसान हो गया है। शुरू में तो वी वर ऑल एक्साइटेड कि चलो हम इसके ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उस एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हमारे वर्क प्लेस पे बढ़ता गया, टॉप मैनेजमेंट ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया। उनको लगा कि ये सर्टेन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को जो हम सैलरी दे रहे हैं इससे कहीं कम इस सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन और फीस है। कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को ये महसूस हुआ कि अब कुछ लोगों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इवन दो मैं पिछले 1.5 साल से उस कंपनी के साथ काम कर रही थी, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं था, लेकिन जब से वो सॉफ्टवेयर उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है तो मेरा काम उसने करना शुरू कर दिया, तो मैं और मेरी कई कोलीग्स को ले ऑफ कर दिया गया। कहती हैं जब मेरे हाथ में वो लेटर आया तो मैं अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर सकती थी, क्योंकि कभी ऐसे सोचा नहीं था कि कनाडा में भी इस तरह से हो सकता है, क्योंकि कभी हुआ नहीं था हमारे साथ ऑनेस्टली। 1.5 साल से 5 डेज अ वीक मैं सुबह सुबह जाती थी और शाम को घर आती थी। जॉब पे जितने कोलीग्स थे, जो मैनेजर्स थे, सबके साथ ऐसे हम रहते थे जैसे एक फैमिली होती है। हम सब एक फैमिली मेंबर्स की तरह से थे। जिस मैनेजर ने मेरे हाथ में वो लेटर दिया था, उसके बर्थडे पर 3 दिन पहले ही मैंने उसको गिफ्ट दिया था। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंटरनली ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और रिव्यू हो रहा है और इस तरह से होने वाला है। लेकिन द डे दैट हैपेंड टू मी, मेरे सामने ज़िंदगी की ये हकीकत अयां हुई कि वी कैन नॉट रियली काउंट ऑन दीज थिंग्स। हम तो घर भी लेने का सोच रहे थे कि शर्जील की भी अच्छी जॉब है और मैं भी करती हूँ, तो इजीली हम मॉर्गेज भी अरेंज कर लेंगे। लेकिन उस रोज़ मेरी आंखें खुली कि हम तो ये सोचकर उस डील में जाते कि हमारी जॉब्स हमेशा रहने वाली हैं, लेकिन ऑनेस्टली व्हाट हैपेंड टू मी कैन हैपन टू शर्जील एज वेल। एंड इवन इफ दैट डज नॉट हैपन, तब भी एक बंदे की इनकम में हम मॉर्गेज नहीं अरेंज कर सकते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी। घर आकर मैंने जब शाम को शर्जील आए तो उनको बताया, तो शर्जील ने मुझे हग किया और शर्जील ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत मेहनत कर ली है, अब इट्स टाइम कि तुम थोड़ा रिलैक्स करो। लेकिन आई कुड रीड इन हिज आइज़ के ही वाज आल्सो शेकन इंटरनली, और वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं और बुरा ना फ़ील करूं। ब्लेस्ड आई एम कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर हम दोनों ही ये डेंजर महसूस कर रहे थे कि इतनी अच्छी इनकम के साथ, मतलब 2 अर्निंग्स के साथ भी हमारे एक्सपेंसेस ऐसे थे कि बस ऑलमोस्ट मुश्किल से कोई $300-400 बच जाते तो बच जाते। तो हमें साफ दिख रहा था कि मेरी जो जॉब लॉस हुई है, नाउ दैट मीन्स रीविजिटिंग आवर लाइफस्टाइल, और ये देखना कि क्या क्या चीज़ें हम ख़त्म कर सकते हैं। द बैटल एंड चैलेंज वॉज नॉट जस्ट इमोशनल, बल्कि मेरे लिए जॉब एक रिस्पाइट भी थी अकेलेपन से, तन्हाई से। कि शुरू के जो 2 महीने मैंने अकोमोडेशन में गुजारे थे अपनी बेटी के साथ, तो मुझे बहुत तन्हाई महसूस होती थी, लेकिन जब से मैंने जॉब शुरू की तो वक्त कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। तो मैंने कहा हाउ हैज़ लाइफ चेंज्ड एवर सिंस, क्या एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिली आपको? तो सारा कहती हैं कि अब मुझे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस तो मिल रही है फ़िलहाल, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं जल्दी से जल्दी कोई जॉब ढूँढूँ, क्योंकि हमने जो टाउन हाउस रेंट पर लिया हुआ है उसमें हमारा $3500 मंथली जाता है। तो एज़ लॉन्ग एज़ वी वर अर्निंग,
तो इट वाज़ फाइन कि 50% एक्सपेंस अगर उसमें जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो तकरीबन सवा 5,000 के करीब रह गई हुई है। तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल सिचुएशन बन गई है कि बेटी का डे केयर भी है, अब उसको भी हम वहाँ से उठा रहे हैं और साथ-साथ हमने अपना किराया भी देना है और सारे एक्सपेंसेस करने हैं। तो मैंने कहा कि इमोशनल चैलेंजेस क्या फेस कर रही हैं अब आप? तो सारा कहती है कि बस पूछे मत, मेरा तो कॉन्फिडेंस हिल के रह गया है। मैंने और शर्जील ने मिल बैठकर ये सोचा कि अब जब मेरी जॉब नहीं रही तो अगली जॉब लगने तक मुझे नहीं पता कि कितना वक्त लग सकता है, लेकिन हमें रियली अपने एक्सपेंसेस को एक कॉन्शियस एफर्ट करके कम करने की ज़रूरत है। अब हम उस तरीके से बाहर जा कर नहीं खा पी सकते, ना हम रोज़ रोज़ डील्स मंगवा सकते हैं घर में भी, इवन क्योंकि ग्रोसरी इतनी एक्सपेंसिव है। तो वी हैव टू रियली थिंक कि बिरयानी बनाने की बजाय बस टमाटो सूप बना लें या फ्रेंच फ्राइज़ बना लें। इस तरह से हम अब करने की कोशिश करेंगे। तो कहती है कल इतना मुझे रोना आ रहा था कि जैसे ही 8 बजे तो सुहाना ने शूज़ पहने और दरवाजे की तरफ चली, कहती है कि मामा बाबा आर यू नॉट रेडी येट? तो मैंने उसको बोला हन आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेडी नाउ। तो कहती है व्हाई व्हाट हैपेंड? तो कोशिश तो हम यही करते हैं कि जो भी हम पर गुजर रही हो या जितने भी मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हो, बच्चों को उसका बिल्कुल एहसास ना हो। तो अभी तो हमारी एक ही बच्ची है, तो हम तो सोच भी नहीं सकते फ़िलहाल मज़ीद फैमिली एक्सटेंड करने का भी, क्योंकि बच्चों के साथ ज़िम्मेदारी आती है। ठीक है, कुछ सीसीबी भी मिलता है, लेकिन जो एक बच्चे के एक्सपेंसेस होते हैं और जो एक पेरेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी वो जॉब नहीं कर सकता, उसकी वजह से बहुत फाइनेंशियली सेटबैक मिलता है। तो अभी तो एक ही बेटी हमारी है जो अब बस स्कूल गोइंग होने लगी है, तो हम सोच रहे हैं इसको पब्लिक स्कूल में डाल दें। मीनवाइल मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, लेकिन इट्स बिन 3 मंथ्स एंड आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। तो मुझे काफ़ी अब परेशानी होती है कि अब हम उस तरीके से नहीं मैनेज कर पा रहे जितना हमें लगता था कि कनाडा बस आ गए हैं तो लाइफ तो अब सेट ही रहनी है हमारी। देयर इज़ नो रीज़न कि हम कभी सोचें कि हम वापस भी जाएंगे। अभी तो शुक्र है अल्लाह का कि शर्जील काम पर लगे हुए हैं, लेकिन जिस दिन से मेरी जॉब गई है ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक होके रह गया है। अब एवरी डे फील्स लाइक न्यू चैलेंज। और शर्जील ने भी जब अपनी आंखों के सामने ये होते देखा मेरे साथ, क्योंकि इंसान हालांकि सुनता है लोगों की कहानियाँ, देखता है बहुत से किस्से, लेकिन जब तक उसके अपने ऊपर बीतती नहीं है ना, तब तक इंसान रिलेट नहीं कर सकता उस दर्द के साथ, उस इमोशन के साथ, उस खौफ के साथ जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है। यही वजह है कि समटाइम्स हम बड़ा ओपनली किसी को एडवाइस दे देते हैं कि भाई अगर तुम इस मुश्किल से गुजर रहे हो तो इसका तो ये हल है, ऐसे करो ना। तो सिंस वी ourselves आर नॉट इन देयर शूज़, हमारे लिए एक थर्ड जगह से बोल देना बहुत आसान होता है किसी को कि यार ऐसे कर लो, लेकिन वो उसी बंदे को पता होता है कि वो ऐसे अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। तो इसी तरह से मैं कभी नहीं इस चीज़ को इतना सीरियस लेती थी कि क्या हुआ यार, अगर जॉब चली गई तो तब भी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होगी और मिल जाएगी जॉब, इट्स जस्ट अबाउट अ मैटर ऑफ ट्राइंग। जिन लोगों को नहीं मिल रही वो हार्डली ट्राई नहीं कर रहे, इफ़ दे आर नॉट पुटिंग द काइंड ऑफ एफर्ट दैट्स रिक्वायर्ड, वो इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं पागल जुनूनी लोगों की तरह रोज़ाना 1.5 200 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। बल्कि कभी कभार कहीं से जवाब आ जाता है तो वो यही लिखा होता है कि अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट मूव फॉरवर्ड विद योर एप्लीकेशन एट दिस स्टेप। आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा था, आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन इस वक्त इस जॉब के लिए हम किसी और के साथ आगे मूव कर रहे हैं, तो वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म कि हमने आपकी नहीं कंसिडर कर सकते मज़ीद बियॉन्ड दिस पॉइंट। या कभी कभार अगर रिस्पॉन्स आता है तो स्कैमर्स का आ जाता है, बिकॉज उन लोगों ने भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर अपने जॉब्स एडवर्टाइज की हुई होती हैं कि अगर आप उनके लिए अप्लाई करते हैं तो फिर वो आपकी पर्सनल डिटेल्स लेकर स्कैम करने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाए किसी तरह से, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, दिस एंड दैट। मैं अगर मज़ीद को रेतने की कोशिश करूँ तो कोई ठोस जॉब होती नहीं है, बस ऐसे ही वो डिटेल्स लेना चाह रहे होते हैं।
अब जब कि मैं इस प्रोसेस से गुज़र रही हूँ, तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि आसान इतना नहीं है जितना मैं समझती थी जॉब का मिल जाना। मुझे लगता था कि बहुत आसान है, जॉब डिस्क्रिप्शन के तहत अपनी सीवी को कस्टमाइज़ कर लूँगी, वो वाले कीवर्ड्स डाल लूँगी, अप्लाई करूँगी, तो आ जाएगा जवाब। इट्स बीन 3 मंथ्स। शुरू में जब मैं कनाडा आई थी, तो 2 महीने लगे थे और मुझे जॉब मिल गई थी, लेकिन अब 3 महीने गुज़र गए। पहले जब 2 महीने मुझे लगे थे, तो मुझे काफ़ी इंटरव्यू कॉल्स आई थी, लेकिन अब मुझे हार्डली 1 इंटरव्यू कॉल आई है, लेकिन उसमें भी मैं सिलेक्ट नहीं हुई। बाकी तो मुझे यही ईमेल्स आती रहती हैं, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद योर एप्लीकेशन एट दिस टाइम। तो बिलाल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिस इज़ रियली चैलेंजिंग टाइम, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में फिर अपनों का साथ होता है। मुझे अम्मी की इतनी याद आती है। हम बस 2 ही बेटियां हैं, अपनी अम्मी की और मेरी बहन फ़ज़ीला की भी शादी हुई हुई है। लेकिन मैं और फ़ज़ीला अम्मी के बहुत क्लोज़ हैं, और अम्मी हर वक़्त हर चीज़ में हमें गाइड करती थी। फ़ोन पे मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाता अम्मी के साथ, जो पाकिस्तान में फ़ेस टू फ़ेस होता था। मतलब अम्मी की गोद में मैं सारी रखती थी ना, तो पता लगता था कि जैसे सारी दुनिया की परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं कहीं, और मैं एक नन्ही सी बच्ची बन गई हूँ, और मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ अम्मी मुझे लाख दिलासा देने की कोशिश करती रहती हैं फ़ोन के ऊपर, लेकिन वो बात नहीं बनती बिलाल भाई, जो माँ-बाप के साथ होती है। तो मैंने कहा कि आप फिर उनको इधर अपने पास बुला क्यों नहीं लेती? हो सकता है उनकी इमोशनल सपोर्ट से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो कहती हैं कि ऑनेस्टली वी हैव स्पेस, बिकॉज़ हम टाउन हाउस में रह रहे हैं, लेकिन अम्मी खुद यहाँ नहीं सेट हो सकती, क्योंकि नाउ शी इज़ अबव 74 इयर्स ओल्ड, और अब्बा भी 75 के हैं, तो उनको बहुत सर्दी लगती है, जोड़ों में दर्द रहता है। अपने माहौल से उनको नहीं हिलाया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। यहाँ तो आकर वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ जाएँगे। तो हम अब ये सोच रहे हैं, प्लान बी ये है कि अगर मुझे 1 और महीना जॉब नहीं मिलती ना, तो फिर वी आर गोइंग टू ब्रेक द लीज़, और हम किसी 2 बेड के अपार्टमेंट में मूव कर जाएँगे। कम से कम किराए में तो कोई 1 ग्रैंड का ही फ़र्क पड़ जाए, तो फिर भी काफ़ी आसानी हो जाएगी उससे। साथ ही साथ बच्ची को हम पहले सोच रहे थे, एज़ लॉन्ग एज़ आई वाज़ वर्किंग, के इसको हम इस्लामिक स्कूल से शुरू करेंगे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि बस पब्लिक स्कूल में डालते हैं। इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे एक्सपेंसेस मिनिमाइज़ हों, लेकिन बहुत इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मुझे तो पता ही नहीं चलता था कि जॉब पर किस तरह से सारा दिन गुज़र जाता था, लेकिन अब जब से मुझे सारा दिन घर पर रहकर जॉब्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, तो मुझे एहसास हुआ है कि कितना मुश्किल है ज़िंदगी गुज़ारना घर के अंदर। हालाँकि मैं तो अपने आप को प्रिविलेज्ड महसूस करती हूँ कि अभी तक हमारे पास टाउन हाउस था, उसमें हम रह रहे थे। लोग तो छोटे-छोटे ऐसे घरों में सारा-सारा दिन अकेले रहते हैं, तो कोई आसान चीज़ नहीं। इस चीज़ के साथ वो लोग नहीं रिलेट कर सकते जो पाकिस्तान से हमें देख रहे होते हैं। उनको लगता है कि हम एक बहुत हाई पेडेस्टल पर बैठ गए हैं, लेकिन इस सिचुएशन में सर्वाइव करना और अपने आप को बना के रखना और इमोशनल स्ट्रेंथ जितनी चाहिए होती है, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। तो वो कहती हैं कि इन मसाइल से बंदा खुद तो लड़ ही रहा होता है, साथ-साथ ये भी मसला होता है कि लोग भी बातें बनाने लग पड़ते हैं। वही दोस्त जिनके साथ हम दिन रात बातें करते हैं और हमारी ज़िंदगियाँ एक जैसी होती हैं, जब वो देखते हैं कि किसी एक बंदे की ज़िंदगी में कोई ऐसा सेटबैक आ गया है, तो उसके बाद उनकी राय हमारे बारे में चेंज हो जाती है और उनका बिहेवियर भी बदलने लग पड़ता है। हर कोई ऐसे बिहेव करने लग पड़ता है कि हमसे कोई मदद ना माँग ली जाए। मैंने कहा, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? तो सारा मुझे बता रही थी कि एक उनके पड़ोस में दोस्त बनी है, नफीसा नाम बता रही थी उसका, कोई वो बहुत अच्छी उनको लगती थी। तो उसने ईद पे बुलाया हुआ सारा को। तो सारा गई, तो सारा ने कहा कि मेरी जॉब चली गई है। तो कहती है, इतना ज़्यादा सिंपथाइज़ कर रही मेरे साथ, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मिल जाएगी तो क्या हो गया, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। तो कहती है कि मुझे तो काफ़ी हौसला हुआ। तो ऐसे में एक और हमारी कॉमन फ्रेंड वहाँ पर आई, फरजाना। फरजाना पूछती है, क्या बना सारा घर का? मैंने कहा, कौन सा घर? तो वो कहती है, वो तुम घर नहीं ढूंढ रही थी? एक्चुअली ये लोग घर, मैंने आपको बताया ना पहले वीडियो में, कि मॉर्टगेज पर ख़रीदने का सोच रहे थे। तो कहती है कि बाहर बच्चे खेल रहे थे, इतने में सुहाना गिरी, तो मैं फ़ौरन भाग कर वहाँ गई।
तो जैसे ही मैं वहाँ गई तो अभी दरवाजे पर ही थी कि आई कुड ओवर हेयर देयर कॉन्वर्सेशन। जो मेरी फ्रेंड थी ना, नफीसा, जिसके घर गए हुए थे, जो पहले मुझे दिलासा दे रही थी, सिंपथाइज कर रही थी मेरे साथ, वो दूसरी औरत को बोलती है तू उससे घर का पूछ रही है, इसकी टाउन हाउस में किराए पर रहने की भी औकात नहीं रही। कहती है क्या मतलब? तो नफीसा ने फरजाना को कहा निकाल के बाहर किया अगलों ने। फरजाना कहती है किसने बाय किया है, क्या कह रही है तू? तो नफीसा ने फरजाना को कहा निकाल के बाहर किया अगलों ने। सारी एकड़ी निकल गई। फैर लग गया इनू, बड़ी नवियां नवियां लिपस्टिकां ला के जानी होंदी सी सफोरा दी, वो जा पालियां कट दिता, तीर की तरह सीधी हो गई है। सारा कहती है कि जब मैंने ये कुछ सुना तो मैं पलटी, 10 कदम चलकर जहां नफीसा और फरजाना बैठी हुई थी वहां आई और मैंने नफीसा की आंखों में आंखें डालकर कहा, नफीसा, अगर अंदर जहर भरा हो तो मुंह पर हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं होती। अल्लाह से डरो, जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। इतना कहकर मैं वहां से चुपचाप बाहर निकल गई। कहती है जब मैं पलट के जा रही थी तो पीछे से नफीसा और फरजाना कहती है, अरे सारा रुको रुको रुको, तो अरे मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रही थी, अरे ऐसा नहीं जैसा तुम समझ रही हो। क्या यार, गलत, अरे हम तुम्हारे बारे में थोड़ी कह रहे थे। लेकिन मैंने एक ना सुनी, सुहाना का हाथ पकड़ा और अपने घर की तरफ चली गई। मैंने ईद का खाना भी नहीं खाया। नाजरीन, आपके ख्याल में इतनी रिस्पॉन्स काफी थी या सारा को इससे बढ़कर कुछ कहना चाहिए था नफीसा को? ऐसे लोग सबसे ज्यादा खौफनाक होते हैं, जो अंदर से जहरीले और मुंह पर आपके दोस्त होते हैं। ऐसे लोग पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले होते हैं। मैंने कहा कि सारा बहन आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी आपने, और आप या अल्लाह या रज़ाक़ों का विर्द किया करें, तो अल्लाह ही है राज़िक़। और आप तहज्जुद पढ़ती हैं या नहीं? तो वो कहती हैं कि नहीं बिलाल भाई, अभी तो ऑनेस्टली मतलब आई विल नॉट लाई, लेकिन नमाज की भी कच्ची हूँ। मैंने कहा कि यू नीड टू रियली वर्क ऑन दैट। मे बी अल्लाह ताला ने इस सिचुएशन में आपको डाला है कि आप रियली रीओरिएंट करें अपनी प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज़ को, और अपने ज़िंदगी को इस तरह से चेंज करें कि आप अल्लाह की शुक्रगुज़ार बने। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता फरमाऊँगा। तो शुक्र का मेन प्रैक्टिकल तरीका ये होता है कि इंसान वो करे जो अल्लाह ने कहा है करने को, और उससे बाज रहे जिससे बाज रहने को अल्लाह ने कहा है। एक तो ये तरीका है शुक्र करने का कि इंसान बोले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अल्लाह को कैसे पता चलेगा कि आप वाक़ई शुक्रगुज़ार हैं, कि आप उनका कहाँ माने? तो आपको तो ना सिर्फ नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, बल्कि आपको तो तहज्जुद में उठकर अल्लाह से ख़ास तौर पे अपने लिए दुआ करनी चाहिए, और अपने शौहर के लिए दुआ करनी चाहिए कि चलें, आप के साथ तो हुआ जो हुआ, अल्लाह ताला आपके शौहर की जॉब सलामत रखे। कोशिश करती रहें, अप्लाई करें, और ज़्यादा अच्छे तरीके से कोशिश करें कि अपनी सीवी को कस्टमाइज़ करके आप अप्लाई करें। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करें, मेन चीज़ ये है कि अल्लाह से दुआ करें। इंशाल्लाह होपफुली अगर आप एक किसी छोटी अकोमोडेशन में मूव हो जाते हैं तो डाउन साइज़ करने से भी आपको शायद फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आप क्या समझते हैं? सारा बहन के केस में क्या एडवाइस करना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।